मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे अब जो समान सिविल संहिता उत्तराखंड राज्य ने लागू किया है उसकी समीक्षा करने जा रहा हूं। देखिए, यहाँ दो शब्द होते हैं, एक समीक्षा और एक आलोचना। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो उसके केवल जो निगेटिव पॉइंट है उनको सामने लेकर के आते हैं, और जब हम समीक्षा करते हैं तो हम दोनों को बैलेंस तरीके से जानने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अच्छे पॉइंट हैं और क्या उसके थोड़े से निगेटिव पॉइंट है। तो मैं आपके सामने समीक्षा करने जा रहा हूं। एक बात यहां मैं कह दूं कि इससे पहले समान सिविल संहिता पर मेरे 3 एपिसोड आ चुके हैं। उन एपिसोड में भी मैंने खासकर इसके जो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, थोड़े बहुत जो निगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, उनकी बीच बीच में चर्चा की है, तो वो मेरे दिमाग में है। तो एक रिक्वेस्ट मैं शुरू में करना चाहूंगा, और वो ये कि अगर आप इस टॉपिक पर अपनी एक कंप्लीट और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज इससे पहले के जो तीनों एपिसोड हैं उन्हें भी आपको सुन लेना चाहिए। तो आइए अब समीक्षा की शुरुआत करते हैं। पहली बात, जब आप समीक्षा करेंगे तो 2 तथ्य आपको अपने दिमाग में रखने चाहिए, या कह लीजिए कसौटियां अपने सामने रखनी चाहिए। देखिए, जब समीक्षा करते हैं तो होता क्या है कि समान नागरिक संहिता के प्रावधान आ गए हैं, हम उन एक एक प्रावधान को उठा करके उन पर बातें करना शुरू कर देते हैं। उनके जो प्लस पॉइंट हैं, उनके जो माइनस पॉइंट हैं, उनके बारे में। वो ठीक है, लेकिन ये प्लस पॉइंट क्यों हैं और ये माइनस पॉइंट क्यों हैं, उसके लिए हमें कुछ कसौटियां तो चाहिए ना, कि भाई इस कसौटी के आधार पर हमें ये प्लस लग रहा है, इस कसौटी के आधार पर हमें ये माइनस लग रहा है। तो वो कसौटियां क्या हैं? जब तक वो कसौटी हमारे दिमाग में नहीं होगी, याद रखिए, तब तक हम जो पॉइंट्स देंगे वो तर्कपूर्ण नहीं होंगे, आधारहीन होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत होंगे, आधारहीन होंगे, या यूं कह लीजिए कि उनमें वो चमक नहीं होगी जो एक ब्रिलियंट माइंड की चमक को शो करता हो कि नहीं यार, ये बात कही गई है, वाह क्या बात है। तो आपको 2 तथ्य ध्यान में रखने होंगे। नंबर 1, याद रखिए कि जो समय है वह निरंतर परिवर्तनशील है। आज से 100 साल पहले हमारा समाज जैसा था, हमारे समाज के मूल्य जैसे थे, हमारा समाज जिस तरीके से सोचता था और अपने नागरिकों से जिस तरीके की अपेक्षा करता था, आज वह समाज नहीं रह गया है। यहां तक कि परिभाषाओं में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गए, बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गए। जैसे मोटे तौर पर धार्मिक व्यवस्था, धर्म को देखिए। 100 साल पहले के समाज के बारे में आप सोचिए, 50 साल पहले का ही आप सोच लीजिए, चलिए, तो आप देखिए कि धर्म किस तरीके से समाज को नियंत्रित करता था। यूं कह लीजिए कि धर्म का बहुत जबरदस्त प्रभुत्व था, लेकिन धीरे धीरे अब धर्म की जो पकड़ है वो कम होती जा रही है। समाज में परिवर्तन आया, दूसरी तरह के भी परिवर्तन आ रहे हैं। चाहे नैतिक मूल्यों में आप देख लीजिए, मैं सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे लिव इन रिलेशन, इसमें प्रावधान है, यही समाज लिव इन रिलेशन को स्वीकार कर रहा है। आज से 50 साल पहले क्या यह स्वीकार करता? नहीं करता। तो यह परिवर्तन है। आज चूंकि हम बात कर रहे हैं तो हमें आज के समय के संदर्भ में ही अपने तर्क रखने होंगे। जो दूसरी बात है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। संविधान ही हमारी सबसे बड़ी सहायक है, सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, सबसे बड़ा आधार है, और कम से कम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो है ही। तो अब हमारे संविधान में जिस विषय की हम समीक्षा करने जा रहे हैं उसके बारे में क्या प्रोविजन है, उसके बारे में जो सबसे बड़ा प्रोविजन है वह है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि ये जो नागरिक संहिता आई है ये प्राइवेसी पर ही डिपेंड करती है, नागरिकों की स्वतंत्रता पर ही निर्भर करता है ना, जीवन की स्वतंत्रता और आप कह लीजिए निजता का अधिकार। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हीं पर आधारित है। तो जब भी हम समीक्षा करें तो ये 2 तथ्य हमारे दिमाग में बने हुए होने चाहिए, राइट। आइए अब हम इसके प्रावधानों के बिंदुओं पर आते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही सामान्य सी बात है कि हमारे यहाँ बहुत ही धर्म के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, भाषा के लोग हैं, उनके रीति रिवाज अलग हैं, परंपराएं अलग हैं, मान्यताएं अलग हैं। उन सब पर एक समान नागरिक संहिता लागू कर देना एक तरीके से उनकी निजता का हनन करना है, आप एक पॉइंट दे सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर समान नागरिक है, एक देश के नागरिक होने के नाते ये उनके निजता का हनन नहीं है। सामान्य रूप से कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो निजता का हनन कर रहे हैं, उस पर हम लोग आगे आएंगे, राइट। जो सबसे अधिक विवादास्पद जो प्रावधान है, जिसको लेकर के खूब आर्टिकल्स भी लिखे गए, एडिटोरियल कमेंट्स भी किए गए, वह है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में किए गए प्रावधान।
एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप विचार करेंगे तो आपको देखना चाहिए कि सबसे ज्यादा बात किस पर हो रही है। देखिए, जो अखबार हैं वो आपको केवल सूचना देने वाले नहीं हैं। जो अखबार हैं वो आपका मार्गदर्शन भी करते हैं। जब लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ जो भी प्रावधान किए गए हैं, आवाज उठाई जा रही है, उन पर लोग अपने अपने तथ्य दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो प्रावधान है ये सबसे अधिक विवादास्पद प्रावधान है। प्रावधान क्या है, इसके बारे में मैं इससे पहले के एपिसोड में चर्चा कर चुका हूं। और सबसे मुख्य बात यह है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपना पंजीकरण कराना होगा, और अगर उन्होंने अपना पंजीकरण नहीं कराया तो बकायदे उन्हें 3 माह की सजा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या फिर दोनों ही किए जा सकते हैं। ठीक है। और यदि उन दोनों की उम्र, यानी कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं लड़के और लड़कियों की उम्र विवाह की उम्र से कम है, तो इसकी सूचना उनके माता पिता को दे दी जाएगी। अगर माता पिता सहमति देते हैं तो उनका पंजीकरण होगा, अदरवाइज पंजीकरण नहीं होगा। ठीक है। 3 महीने की सजा या 10,000 रुपए जुर्माना या दोनों देना पड़ सकता है, ये प्रावधान किया गया है। अब आप देखिए कि जो लिव इन रिलेशनशिप है उसके बारे में जब आप सोचेंगे, हम उसकी डिटेल में जाने की स्थिति में अपने आप को नहीं पा रहा हूं, तो आपको पता लगेगा कि ये निजता का उल्लंघन है। आपको लगेगा, सीधी सी बात है कि वो साथ रहना चाह रहे हैं और साथ वो रह रहे हैं, तो राज्य उस पर हस्तक्षेप क्यों कर रहा है? और यदि राज्य हस्तक्षेप कर रहा है तो इसे ही कहा गया है मोरल पुलिसिंग, यानी कि जो नैतिकता है उस नैतिकता का जो राज्य है वो एक प्रकार से नैतिक निगरानी करने वाला बन रहा है, क्योंकि पुलिस इसका नाजायज फायदा उठाएगी कि तुम कैसे रह रहे हो, ये रह रहे हो, वो रहे, दुनिया भर के तंग करेगी। जैसे आप कभी देखेंगे कि पार्क में बैठे हुए अगर कुछ युगल को देख लेते हैं तो फिर पुलिस उन्हें जाकर के तंग कर, इस तरह के अखबारों में आपको पढ़ने को मिलते होंगे। इस पर बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्मों में भी छोटे छोटे टुकड़े इस तरह के दिखाए गए हैं। तो जो नैतिक निगरानी की जिम्मेदारी जो राज्य ले रही है, इस पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। मुसीबत की बात यह है कि जो राज्य में रह रहे हैं, उत्तराखंड राज्य में, उन्हें तो ये करना ही पड़ेगा, लेकिन उस राज्य का नागरिक अगर किसी दूसरे राज्य में रह रहा है तब भी उसे ऐसा करना पड़ेगा। अगर वहां जाकर के वो लिव इन रिलेशन में रह रहा है तो उसे यहां पंजीकरण कराना पड़ेगा। अब इसे आप देखिए कि भारत में माइग्रेशन कितना अधिक हो रहा है। कुछ लोग नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, कुछ लोग मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं, पता नहीं किन किन कामों के लिए बाहर जा रहे हैं और वहीं रह रहे हैं। तो क्या वो वहां के नागरिक बन जाएं, आपकी नागरिकता त्याग दें? और ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता है नहीं। तो सवाल ये उठता है कि फिर ये जो रिलेशनशिप को लेकर के जो कानून बनाया गया है, ये निजता के अधिकार का कितना रक्षक है और साथ ही साथ वह कितना जरूरी है? क्योंकि समाज में बदलते हुए प्रतिमानों के हिसाब से एडिटोरियल में ये प्रश्न उठाए गए हैं कि ये फिट नहीं बैठ रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के बहुत से केसेस आने लगे हैं, और इसमें जो सबसे ज्यादा जो विक्टिम वर्ग है वो महिलाओं का वर्ग है, लड़कियों का वर्ग है। उनके साथ चीटिंग होती है, विवाह के वायदे किए जाते हैं, बाद में विवाह नहीं होता है, यहां तक कि बच्चे तक होने की स्थिति आ जाती है, बच्चे हो भी जाते हैं। अब उन बच्चों के देखभाल भरण पोषण का क्या हाल हो, उस लड़की का क्या हो। कोर्ट भी इस मामले में अपने आप को उलझन से भरा हुआ पाते हैं कि हम इस रिलेशनशिप को अब क्या मान करके और किस तरह की व्यवस्था करें, क्योंकि उत्तराधिकारी कानून के तहत ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। तो वो भी एक संकट है, और राज्य का फिर दायित्व बनता है कि अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करे। आप देख रहे हैं, तो क्या किया जाए? तो देखिए, माइग्रेशन का हल तो यही है कि जिस दिन केंद्र सरकार समान सिविल संहिता लागू कर देगी, इस तरह की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है। और आप जानते हैं कि समवर्ती सूची के विषय में केंद्र ने यदि कोई कानून बना दिया है और उस कानून का मेल राज्यों के कानून से नहीं हो रहा है, तो राज्यों के कानून निरस्त हो जाएंगे और जो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून है वो प्रिवेल करेगा, मान्य होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, आप अखबारों में पढ़ते रहे होंगे, कुछ बातें आपके अपने दिमाग में होंगी, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हो सकती है, जो बिंदु हो सकता है, केवल उन्हें ही लेकर यहां चल रहा हूं। अदरवाइज तो बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। माइग्रेशन की बात आ चुकी है और सोल्यूशन के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। जो दूसरे बिंदु हैं, वो दूसरे बिंदु सच पूछे तो उतने ज्यादा मायने नहीं रख रहे हैं। समाज के परिवर्तन के साथ ये समान नागरिक संहिता आई है, और हो सकता है कि कुछ चीजें अभी समाज को स्वीकार्य न हो, क्योंकि जब कानून बदले जाते हैं तो स्वीकार्य नहीं होते हैं। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है कि समाज की जो सामूहिक मानसिकता होती है वह उसके अनुकूल धीरे 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 ढलने लगती है, और दोनों के बीच में तालमेल बैठ जाता है। और सच पूछिए तो हम आधुनिकता के जिस चरण तक पहुंचे हैं, उस चरण में लगातार आपको इतिहास में आप पढ़ रहे होंगे कि जो परंपराएं हैं और जो कानून हैं,
उनके बीच में हमेशा टकराव हुए हैं और उन टकराव के दौर में या तो कानून प्रिवेल कर गया, सती प्रथा वगैरह खत्म हो गई, बाल विवाह खत्म नहीं हो पाए, कानून है लेकिन खत्म नहीं हो पाए, लेकिन कम तो हो गए हैं। तो ऐसा होता है, कभी तो कानून पूरी तरह से प्रिवेल कर जाता है, कभी परंपराओं और कानून के बीच में तालमेल बैठ करके दोनों चीजें क्रमशः मिलावट के साथ चलने लगती हैं। इस तरह से दोस्तों समाज आगे बढ़ता है। तो जब आप समान नागरिक संहिता को लेकर के चलेंगे तो ये तथ्य आपके दिमाग में मौजूद रहने चाहिए। देखिए, जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 से 250 शब्दों के बीच में होते हैं, और अगर आप बहुत से बिंदुओं को अपने दिमाग में लेकर के चलेंगे तो मान करके चलिए कि जो शब्दों की मर्यादा है उसका उल्लंघन अक्सर स्टूडेंट से हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस विषय के बारे में आज बस इतना ही, और फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।